हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल नारायणा एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और जो भी चीज़ें आपको न्यूट्रिशन साइंस में अभी हमने सीरियल से शुरू किया है, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है पोषक तत्वों के बारे में, तो जो भी आपको जो है उसमें डाउट लगे आप उसको जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हमारा न्यूट्रिशन साइंस चल रहा है आहार एवं पोषण विज्ञान, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा जो है मापने का यंत्र क्या है और किस तरीके से मापा जाता है, किन विधियों के माध्यम से, और ऊर्जा कितने कैलोरी को जो है किस इकाई में मापते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या, ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त हो रही थी? भोज्य तत्वों से प्राप्त हो रही थी। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा था? पोषण प्राप्त हो रहा था। और पोषण ही हमारे शरीर के वृद्धि, विकास, ऊर्जा, ऊष्मा सबके लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो आज हम जो है इसी के बारे में बात करेंगे कि जो ऊर्जा हमें शरीर में प्राप्त हो रही है, यानी शरीर को जो ऊर्जा मिल रही है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और ऊर्जा से पिछली बार क्वेश्चन भी बना था कि ऊर्जा मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो ऊर्जा मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं, किसमें मापते हैं? अगर मैट्रिक प्रणाली में देखें तो ऊर्जा को मापने की जो इकाई है, कैलोरी को मापने की जो इकाई है, उसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो ऊर्जा मापक इकाई जो है, ऊर्जा मापक इकाई यह क्या है? जूल है। आप इसे याद रखिएगा, ये पिछली बार की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था 2021 का, कि इसे हम किस में मापते हैं? ऊर्जा को जूल में मापते हैं। तो हम देखेंगे कि जो ऊर्जा है, व्यक्ति के शरीर में जितनी ऊर्जा बनती है और व्यक्ति के शरीर से जितनी ऊर्जा व्यय होती है, इसे मापने के लिए कैलोरीमेट्री या कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमेट्री जो है ये यंत्र है और कैलोरीमीटर के द्वारा या कैलोरीमेट्री के द्वारा इसे मापा जाता है। किसे मापा जाता है? ऊर्जा को। कैलोरीमीटर। अब यह कैलोरीमीटर क्या है? ऊर्जा को मापने की इकाई है। ऊर्जा जो है, जो शरीर में उत्पन्न हो रही है, यानी शरीर में उत्पन्न ऊर्जा और शरीर से व्यय होने वाली ऊर्जा। शरीर से कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है या कितनी ऊर्जा नष्ट हो रही है, शरीर से व्यय ऊर्जा, इन सब को मापने के लिए हम क्या करते हैं? कैलोरीमेट्री का उपयोग करते हैं। कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, कैलोरीमेट्री का उपयोग करते हैं। ये इसके द्वारा जो है हम यह देखते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बन रही है। ऊर्जा बनेगी कैसे? ऊर्जा बनने के लिए हमें जो है आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी, और जो ऊर्जा व्यय हो रही है, जो भी हम विभिन्न कार्य कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, उनके द्वारा जो है शरीर से कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, इन दोनों को जानने के लिए, इन दोनों का जो आंकड़ा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दो तरीके यूज किए जाते हैं। इसमें दो तरीके से ऊर्जा मापने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये दो विधियां कौन कौन सी हैं? क्या नापने के लिए? ऊर्जा मापने के लिए। जो भी शरीर में ऊर्जा बन रही है और जो शरीर से ऊर्जा व्यय हो रही है,
दोनों को मापने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये दो विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में देख लीजिए। ये हमारी दोनों विधियों में एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। अगर हम दो विधियों की बात करें, ऊर्जा मापने की जो दो विधियां हैं, इसे अगर हम बांटें तो एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। यानी एक है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब अप्रत्यक्ष विधि। अब इन दो विधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को मापते हैं कि शरीर में कितनी ऊर्जा बन रही है और कितनी जो है व्यय हो रही है। अगर हम बात करें कि ये डायरेक्ट मेथड जो है, इसे हम कहते हैं बाम्ब कैलोरीमेट्री। इसे हम क्या कहते हैं, बाम्ब कैलोरीमेट्री। इसे हम कहते हैं बाम्ब कैलोरीमेट्री। बाम्ब कैलोरीमीटर। ये किसका है, ये डायरेक्ट मेथड का है। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड को कहें तो इसे हम कहते हैं ऑक्सी कैलोरीमेट्री। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी कैलोरीमीटर। जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, हम इसे कह रहे हैं ऑक्सी कैलोरीमीटर, और दूसरा पहला जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसे हम कह रहे हैं बाम्ब कैलोरीमीटर। यानी कि हम इन दो विधियों के माध्यम से क्या करते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। शरीर में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, व्यय हो रही है, इसका मापन करते हैं। और ऊर्जा मापने की जो इकाई है किसमें मापा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा मापा किसमें जाता है, जूल में मापा जाता है। ऊर्जा मापने की जो इकाई है जूल है, ये याद रखेंगे आप। और ये जो ऊर्जा मापक यंत्र है, यानी कि ये कैलोरीमीटर में ही नापा जाता है, तो इसमें मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। वो दो विधियां कौन है, एक है प्रत्यक्ष विधि जिसे हम बाम्ब कैलोरीमीटर कह रहे हैं, दूसरा है ऑक्सी कैलोरीमीटर जिसे हम अप्रत्यक्ष विधि कह रहे हैं। अब हम इसे देखते हैं कि अगर हम बात करें बाम्ब कैलोरीमीटर की, तो बाम्ब कैलोरीमीटर को जो है, इनके आविष्कर्ता का नाम क्या है, बाम्ब कैलोरीमीटर के आविष्कर्ता का नाम है ऑटवाटर। इनके आविष्कर्ता का नाम क्या है, ऑटवाटर। इसके आविष्कर्ता हैं ऑटवाटर। बाम्ब कैलोरीमीटर के आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कारक हैं ऑटवाटर, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही क्या किया था, बाम्ब कैलोरीमीटर का जो है आविष्कार किया था, इस यंत्र का, और इसके माध्यम से इन्होंने ऊर्जा को मापने का जो है
तरीका बताया किस तरीके से मापा जाता है। ये जो है क्या है, एक यंत्र है। और इसे कभी कभी जो है बाम्ब कैलोरीमीटर ना दे करके कभी कभी अटवाटर बाम्ब कैलोरीमीटर, अटवाटर का भी नाम इसमें ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर है उसे हम जो है इनके नाम से जानते हैं। अटवाटर जो है इसके आविष्कर्ता है, इसे हम बाम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। किसे? प्रत्यक्ष, जो हमारा प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर जो है, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, इसे ही जो है हम किस नाम से जान रहे हैं? इसे ही हम बाम्ब कैलोरीमीटर के नाम से जान रहे हैं। आगे हम बात करते हैं जो अभी हमने बताया आपको, ऑक्सी कैलोरीमीटर। ऑक्सी कैलोरीमीटर, ऑक्सी कैलोरीमीटर क्या है? जो अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष मेथड का है, ये अप्रत्यक्ष विधि का है, अप्रत्यक्ष में ये है। इसके जो आविष्कर्ता हैं ये है बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट जो है इसके आविष्कर्ता हैं, आविष्कारक हैं। बेनेडिक्ट या बेनेडक्ट जो भी लिखा रहे, कभी कभी ऐसे जो है शब्द में अंतर आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सी कैलोरीमीटर है अप्रत्यक्ष विधि है, इसे जो है आविष्कर्ता कौन है? बेनेडिक्ट है। और जो हमारा बाम्ब कैलोरीमीटर है उसके अटवाटर हैं। अटवाटर अमेरिका के क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही इसका उपयोग किया था, इन्होंने ही इस यंत्र का खोज किया था। तो इस तरीके से हमने बताया कि जो हमारा ऊर्जा है, ऊर्जा मापने या कैलोरी मापने, ऊर्जा को ही जो है कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी के माध्यम से ऊर्जा का जो है, ऊर्जा को मापा जाता है। तो कैलोरी मापने की जो इकाई है वो क्या थी? जूल थी। ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जूल में ही क्या किया जाता है? कैलोरी को मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। अब हम एक बात करते हैं, आगे हम क्या बात करते हैं, जैसे अगर हम ऊर्जा की बात करें, किन किन भोज्य पदार्थों से किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो अगर हम बात करें जो अधिक तरल वाले भोज्य पदार्थ हैं, यानी कि जिन भोजन में हम पानी की मात्रा, पानी जो है अधिक इंटेक होता है उसमें, तो उन भोज्य पदार्थों से हमें क्या होता है? कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा या पानी की मात्रा क्या हो? पानी की मात्रा अधिक होगी। पानी की मात्रा अगर अधिक होगी तो उसका जो ऊर्जा मूल्य होगा वो क्या होगा? उसका ऊर्जा मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऊर्जा मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि उससे हमें कम ऊर्जा मिलेगी। अगर आप जो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसमें पानी की अधिक मात्रा है, तो आप यह जो है जानते रहिए कि अगर पानी की मात्रा उसमें अधिक है तो आपको ऊर्जा की क्या हो जाएगी? उसमें ऊर्जा की मात्रा आपको कम मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे किन भोज्य पदार्थों की अगर हम बात करें, इसमें आप ले लेंगे कैसे भोज्य पदार्थ, जैसे हो गया ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, और कौन कौन से हो गए? और देखा जाए अंगूर हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, तरबूज हो गया,
अंगूर हो गया, अंगूर की बात करें, संतरे की बात करें, और इसके बाद मौसमी की बात करें, इन सब में क्या होगा, इन सब में पानी की अधिक मात्रा होगी। इसमें क्या है, पानी अधिक है, पानी अधिक है। और ये पानी अधिक होने के कारण इसका जो एनर्जी वैल्यू है, यानी कि इससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊर्जा की मात्रा इससे क्या हो जाएगी, ऊर्जा मूल्य, ऊर्जा इससे हमें क्या होगी, कम प्राप्त होगी। अगर वही बात करते हैं कि जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम हो, जिन भोज्य पदार्थों में, वही दूसरी बात अगर हम करें, ये तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, जिन भोज्य पदार्थों में, जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक कम है, पहला कंडीशन क्या था, जिसमें पानी की मात्रा अधिक थी। अब हम देखेंगे कि पानी की मात्रा कम है। अगर जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होगी तो उसका जो एनर्जी वैल्यू है वो अधिक होगा। कम होगी तो इसका एनर्जी वैल्यू क्या होगा, ऊर्जा मूल्य ज़्यादा होगा। कहने का मतलब इससे हमें अधिक ऊर्जा मिलेगी। जिन भोज्य पदार्थों में पानी की कमी है, पानी उसमें कम मिल रहा है, उसमें हमें जो है ऊर्जा भरपूर मिलेगी, यानी उससे हमें एनर्जी अधिक प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे में हम बात करें घी, घी क्या है, घी में बिल्कुल पानी नहीं है। तेल बिल्कुल पानी नहीं है। इसके बाद क्या हो जाएगा, घी हो गया, तेल हो गया, इसके बाद आपके मेवे हो गए, काजू बादाम कह लीजिए, काजू बादाम, पिस्ता हो गया, ये सब क्या है, इसमें पानी की कमी है, यानी इसमें पानी कम पाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी की कमी है तो इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। गुड़ है, शक्कर है, गुड़ है और शक्कर है, ये सब क्या है, अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। घी, तेल, काजू बादाम, पिस्ता, गुड़, शक्कर, यानी कि जिसमें पानी कम मात्रा में है, जल की कम मात्रा है, वो क्या होंगे, वो अधिक ऊर्जा वाले भोज्य पदार्थ कहलाएंगे। और जिसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, अगर अधिक पानी है तो ऊर्जा आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन अगर पानी की कमी है तो आपको ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, मिलेगी। यह आपको बात समझ में आई होगी। हमने सिर्फ इतना बताया, हमने ये बताया कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा मापक इकाई क्या है, जूल है। मैट्रिक जो है मानक में, उसे किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। इसके बाद कैलोरी मीटर से ऊर्जा की माप की जाती है, ऊर्जा को जो है मापा जाता है। तो इसमें कैलोरी मीटर में दो विधियां थी, एक था प्रत्यक्ष विधि और दूसरा था अप्रत्यक्ष विधि। हमने क्या बताया, एक था हमारा प्रत्यक्ष विधि और दूसरा था हमारा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसे हम बाम्ब कैलोरी मीटर कह रहे थे, जिसके आविष्कर्ता थे अटवाटर, और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि जिसे हम ऑक्सी कैलोरी मीटर कह रहे थे, जिसे हम बेनेडिक्ट या बेनेडिक्ट जो है इसके आविष्कर्ता हैं, ये हमने बताया। आगे हमने बात करी तीसरे नंबर पे, हमने बताया जिनमें पानी की मात्रा अधिक होगी वो ऊर्जा मूल्य उसका कम होगा, उन भोज्य पदार्थों का, उससे हमें कम ऊर्जा प्राप्त होगी। और जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होगी उसका ऊर्जा मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसके ऊर्जा मूल्य क्या होंगे, अधिक होंगे। तो इस तरीके से हमने बात कर ली ऊर्जा के बारे में।
अब हम जानते हैं कि जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं, अगर हम उसे प्राप्त करने की बात करें तो हम भोज्य पदार्थों को अगर वर्गीकृत करें तो उसके वर्गीकरण के आधार पे हम 5 जो है आधार हैं उसके प्राप्त करने के। भोजन का अगर हम वर्गीकरण करें, प्राप्त करने के क्लासिफिकेशन करें उसका कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से प्राप्त हो रहा है, तो 5 आधार बना करके हम इसे प्राप्त कर रहे थे। यानी कि 5 तरीके, यानी वर्गीकरण में इसके 5 आधार हैं भोजन प्राप्ति के। तो हम उनके बारे में बात करते हैं। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, हम बात कर रहे हैं भोज्य पदार्थों का। भोजन को प्राप्त करने के लिए उसे कितने भागों में बांटा गया है। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। अगर हम भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो ये 5 जो है इसके आधार है। 5 आधार पे इसे बांटा जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये 5 आधार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये 5 आधार कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे हम देखते हैं पोषण के आधार पर। अगर हम भोजन को प्राप्त करने की बात करें तो सबसे पहले क्या है, पोषण के आधार पर। ये कितने भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है, 5 आधार पर इसका वर्गीकरण हो सकता है, जिसमें पहले नंबर पे है पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर वर्गीकरण। पोषण के आधार पर वर्गीकरण। और अगर हम दूसरे की बात करें, ये तो हमारा पहले नंबर का हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा क्या है, भोज्य पदार्थ को और किस आधार पर बांट सकते हैं, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। आगे है हमारा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर भोजन को किसमें बांटा गया, कार्य के आधार पर। और तीसरा है नश्वरता के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, नश्वरता के आधार पर। पहले नंबर पे हमने देखा पोषण के आधार पर वर्गीकरण हम भोजन का कर रहे हैं। दूसरे में हमने देखा कार्य के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा नश्वरता के आधार पर हम भोजन का वर्गीकरण कर रहे हैं। यानी नश्वरता का मतलब है कि कौन सा जो है कब नष्ट हो जाएगा, कितने समय में, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। आगे है उद्गम के आधार पर। चौथा है हमारा उद्गम, उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर वर्गीकरण, उद्गम के आधार पर वर्गीकरण। और लास्ट है रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब हम इनके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं कि जो हमारा भोजन है इसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 5 आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर दिया। 5 आधार में सबसे पहला है पोषण के आधार पर। जैसे हमने बताया था कि पोषण के आधार पर भोजन को हम पोषक तत्वों के आधार पे कितने भागों में बांटे थे, तो हमने बताया था आपको पोषक तत्वों के आधार पे हमने इसे 6 भागों में बांटा था। आपको याद होगा पोषक तत्वों के आधार पे हमने 6 भागों में कौन कौन सा बांटा था। पहला हमने बताया था प्रोटीन वाले भोजन, दूसरा बताया था हमने कार्बोज
तीसरा बताया था वसा, चौथे में बात करी थी विटामिन, पांचवें में बताया गया था खनिज, और जो हमारा 6वें नंबर पे है उसे हमने बताया था जल। तो इस तरीके से पोषण के आधार पे 6 भागों में जो है पोषक तत्वों को विभाजित किया गया था, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी कि पोषक तत्वों के आधार पे अगर हम बताएं तो भोजन को कितने भागों में बांटा गया, 6 आधार इसके बताए गए 6 भागों में। कुछ भोजन पदार्थ क्या है, प्रोटीन से जो है प्रोटीन रिच होते हैं, कुछ कार्बोज वाले हैं, कुछ वसा वाले हैं, कुछ विटामिन है, कुछ खनिज है और हमारा जल है। तो इस प्रकार से अगर हम पोषक तत्वों के आधार पे बात करें तो 6 पोषक तत्व, कभी कभी 5 भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है। उसमें अगर ऑप्शन में 5 है तो आप 5 ही लगाइएगा, कभी कभी जल को नहीं शामिल करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 6 है तो आप 6 को भी लगाएंगे, 6 ही सही माना जाएगा, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब हो गया कि अगर हम पोषक तत्वों के आधार पर बात करें तो ये भोज्य पदार्थ कितने तरीके से हैं, कुछ प्रोटीन जो है प्रोटीन रिच होंगे, कुछ कार्बोज, कुछ वसा, कुछ विटामिन, कुछ खनिज और कुछ जल वाले। तो इस तरीके से भोज्य पदार्थ में जो ये है पोषण के आधार पे, इसको हमने 6 भागों में बांटा है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। अब आगे बात करते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पे हमने आपको बताया था, जल को यहाँ लिख देते हैं, 6वें नंबर पर हमारा जल है। कहाँ लिखे, यही लिख लो जल। इसी के साथ आगे हम बात करें कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर क्या क्या है, जैसे प्रोटीन का काम क्या था, प्रोटीन का काम निर्माण करना था। शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं निर्माण के, उसका काम कौन कर रहा था, उसका काम प्रोटीन कर रहा था। तो कार्य के आधार पे बात करें तो कुछ पोषक तत्व तो क्या करते हैं, निर्माण का काम करते हैं। शरीर में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, कोशिका की जो है टूट फूट मरम्मत हो रही है, हड्डियों में जो है टूट फूट मरम्मत, नई या मांसपेशियों में उसकी जो है वृद्धि और विकास के लिए, रक्त में जो है निर्माण के लिए, कहने का मतलब शरीर के वृद्धि विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन जिम्मेदार है। तो ये निर्माण कार्य और वृद्धि विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन जिम्मेदार है। वृद्धि और विकास किस पर चलता है, प्रोटीन पर चलता है। इसके कार्य के आधार पर हम देख रहे हैं कार्य कौन कर रहा है, निर्माण कार्य और वृद्धि विकास का काम ये प्रोटीन कर रहा है। अगर हम देखें ऊर्जा देने का काम किसका किसका है, ऊर्जा देने का काम तो वसा भी करता है और कार्बोज करता है। मुख्य रूप से कार्बोज करता है, लेकिन अगर कार्बोज की एब्सेंट हो जाती है, शरीर में कार्बोज नहीं रहता है, तो वसा भी जो क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। तो ऊर्जा का जो कार्य है, ऊर्जा देने का कार्य, ये भी पोषक तत्वों के माध्यम से हो रहा है। यानी भोजन का काम क्या क्या है, भोजन का वर्गीकरण अगर हम करें तो पोषक तत्वों के आधार पे हमने 6 भागों में बांटा। कार्य के आधार पे हम देख रहे हैं कि निर्माण का कार्य भोजन का है, ऊर्जा देने का काम भोजन का है, इसके बाद सुरक्षा देने का भी काम है भोजन का। सुरक्षा का मतलब जैसे चोट आघात, इन सब से क्या करती है, शरीर को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, वसा करती है। साथ ही वह जो है स्किन यानी त्वचा को मॉइस्चर बनाए रखने का काम करता है। त्वचा संबंधी बीमारियों से जो है ये क्या करता है, त्वचा संबंधी बीमारियों से ये लड़ता है और त्वचा को सुरक्षित रखता है, त्वचा में चमक बनाए रखता है। तो कहने का मतलब सुरक्षा का भी काम कौन करता है, भोजन ही करता है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो ये किसका काम है, वसा का काम है। यानी बाह्य आघातों चोटों से सुरक्षा का काम कौन करता है, जो अधिक मसल वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर मसल्स है, जो
फैट वाले व्यक्ति हैं उनको क्या होता है, अगर वो थोड़ा चोट भी उन्हें लग गई, टकरा गए, तो उन्हें चोट कम लगती है। लेकिन अगर जिनके अंदर मसल्स कम है उन्हें क्या होता है, हड्डी में चोट लग जाती है और वो फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वसा जो है ये बाह्य आघातों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये सुरक्षा का काम भी कौन करता है, भोजन करता है। और इसके बाद इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता, ये भी कौन बनाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है, रोगों से लड़ने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है, ये भोजन से मिलती है। लड़ने की क्षमता ये क्या है, भोजन से प्राप्त होती है। साथ ही जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं शरीर में, जितने भी निर्माणकारी कार्य चल रहे हैं, अवशोषण, पाचन, उत्सर्जन संबंधी, इसके बाद विभिन्न हार्मोन्स का काम, एंजाइम्स का काम, सारे कार्यों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, खनिज करता है। यानी कि खनिज भी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भोजन से प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब भोजन से ही हमें क्या होगा, शरीर में नियंत्रण और नियमन का काम भी कौन कर रहा है, भोजन कर रहा है। साथ ही शरीर को शरीर के तापमान को भी क्या करता है, तापमान को भी नियंत्रित करता है, यानी तापमान पर भी नियंत्रण बनाए रखता है। शरीर के टेम्परेचर में भी इसका भोजन का योगदान होता है। तो हमने देखा, अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी। पोषण के आधार पे हमने इसे 6 भागों में बांटा था, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज और जल। ये भोजन के क्या थे, पोषक तत्वों के आधार पे हमने बांटे थे। अगर हम भोजन के जो है कार्य के बारे में बताएं, भोजन काम का क्या क्या करता है, उसके आधार पे अगर हम भोजन को बांटें, तो भोजन वृद्धि और विकास का काम करता है, निर्माण का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है, सुरक्षा बाह्य आघातों से करता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, और जो भी शरीर में कार्य हो रहे हैं उन पर नियंत्रण और नियमन बनाए रखता है। अब हम आगे बात करते हैं नश्वरता के आधार पर भोजन का क्या रोल है। भोजन को अगर हम नश्वरता के आधार पर देखें, तो नश्वरता के आधार पर भोजन को अगर बांटे, नश्वरता के आधार पर, यानी कुछ कुछ भोजन ऐसे हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं, और कुछ कुछ क्या है, थोड़ा लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इन्हें बांटें, तो इन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसे 3 तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। एक है नश्वरता, यानी नश्वर जो भोज्य पदार्थ है, दूसरा है अर्ध नश्वर, और तीसरा है हमारा दीर्घ नश्वर या लंबे समय तक, जिसे हम कह सकते हैं अनश्वर, जिसे हम कह सकते हैं दीर्घ नश्वर। तो हम इसमें देखते हैं तीनों के क्या क्या कैसे रोल हैं। पहला अगर हम देखें नश्वरता के आधार पर, तो पहला है नश्वर भोज्य पदार्थ। नश्वर भोज्य पदार्थ, और दूसरा है अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा है अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ। अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ, और तीसरा है हमारा अनश्वर भोज्य पदार्थ। अनश्वर का मतलब जो खराब ना हो या लंबे समय में खराब हो, वे सारे भोज्य पदार्थ। तो ऐसे भोज्य पदार्थ में आप अनश्वर भोज्य पदार्थ में उन भोजन को रखेंगे, उस जो है भोजन को रखेंगे
जो लंबे समय तक टिका रहता है, टिकाऊ होता है, जिसकी खराब होने की संभावना क्या होती है, जल्दी नहीं होती है, बड़े लंबे समय तक ये क्या होता है, टिकाऊ होता है। आप इसे भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें नश्वर भोज्य पदार्थों की, ये हमारा पहले नंबर पे है नश्वर भोज्य पदार्थ। नश्वर भोज्य पदार्थ वह भोज्य पदार्थ है जो शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसकी क्या विशेषता है, ये शीघ्र नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही नश्वर हो जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाले शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ, शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ। शीघ्र नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थों में आप किन भोज्य पदार्थों को रखेंगे, जैसे हो गया डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, शीघ्र नश्वर में रखेंगे। और हमारी सब्जियां हो गई, आप सब्जी लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसे जल्दी जल्दी बना के ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट में आप दूध, दही और जो है छाछ हो गया आपका, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे आप, पनीर हो गया, तो इसे आप अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसका उपयोग करना होता है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद है जैसे आपकी मांस मछली हो गया, यानी प्राणिज भोज्य पदार्थ जो भी है, उसको भी आप क्या कर पाएंगे, अधिक समय तक रख नहीं पाएंगे। कहने का मतलब डेयरी प्रोडक्ट में आप बात करें तो दूध है, दही है, दूध, दही, छाछ, इसके बाद पनीर, इसके बाद सब्जियां हो गई। सब्जियों में जैसे हम बात करें, अगर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो अधिक समय तक हम रख सकते हैं, जैसे कुछ सब्जियां होती हैं जैसे आलू हो गया, सूरन, अरबी, ये सब क्या होता है, अधिक समय तक रख सकते हैं। लेकिन जो हरी सब्जियां होती हैं, बेसिकली अगर कह लिया जाए, हरी सब्जियों की बात कर ली जाए तो ये शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, हरी सब्जियां हो गया। इसके बाद मांस मछली, ये भी क्या होता है, जल्दी से जल्दी इसका उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो पदार्थ हैं, ये शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। कौन कौन से, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए और मांस मछली, ये सब क्या है, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, नश्वर भोज्य पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। नश्वर भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जो जल्दी से क्या हो जाए, शीघ्र ही नष्ट हो जाए, वही क्या है, नश्वर भोज्य पदार्थ। अब आगे बात करते हैं अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ की। अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ में आप कौन कौन सी चीजें रखेंगे, जो सप्ताह भर, महीने भर, 2 महीने भर जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, उन भोज्य पदार्थों को हम अर्ध नश्वर की श्रेणी में रखते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, सप्ताह या महीने भर इसे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, महीने भर तक सुरक्षित रखा जा सके। महीने भर तक अगर हम इसे सुरक्षित रख ले रहे हैं, सुरक्षित रखा जाए, ऐसे भोज्य पदार्थ क्या है, अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ है। अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ में अगर हम बात करें, अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे आप आलू लेके आते हो, वो क्या होता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने तक आप क्या करते हो, उसका उपयोग करते हो। मूंगफली लेके आते हो, वो भी आप अधिक समय तक, 1-2 साल तक नहीं रख सकते हो, उसका भी उपयोग जल्दी ही कर लेना होता है। जैसे बेसन ले आ रहे हो, आटे ले आ रहे हो, ये क्या है, आपके मैदा वाली चीज़ें ले आ रहे हो, इसके बाद सूजी है, प्याज है, ये सब क्या है, अर्ध नश्वर की चीज़ें हैं, जिसे हम थोड़े दिन के लिए रख सकते हैं,
जैसे आप आटा की बात कर लें, आटा हो गया, आटे को आप कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं ना, आटे। इसके बाद सूजी, इसके बाद क्या है, बेसन, मूंगफली, मूंगफली हो गया। इसके बाद क्या है, आलू, प्याज, आलू प्याज, तेल युक्त चीज़ें, तेल युक्त, तेल युक्त बीज हो गया। इसके बाद मैदा, मैदा वाली चीज़ें जो है, मैदा वाली चीज़ें, उसको भी कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। कुल मिला के जो महीने भर, हफ्ते भर सुरक्षित रखा जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्धनश्वर। अर्ध का मतलब आधे समय तक ही आप रख सकते हैं, बहुत लंबे समय के लिए नहीं रख सकते। वही भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धनश्वर कहलाते हैं, जिसे हफ्ते महीने भर आप सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनश्वर भोज्य पदार्थ की। अनश्वर का मतलब होता है अनश्वर, जो नष्ट ना होने वाला हो। लेकिन पृथ्वी पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नश्वर ना हो, मतलब अनश्वर हो। यहाँ तक कि मानव भी क्या है, नश्वर है, कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब इससे बस इतना है कि ये लंबे समय तक इसे जो है स्टोर करके रखा जा सकता है, साल, 1.5 साल, 2 साल आप इसे रख सकते हैं लंबे टाइम तक। तो ये कौन सा भोज्य पदार्थ है, अनश्वर है। अनश्वर का मतलब नष्ट ना होने वाला, नष्ट ना होने वाला, ऐसे भोज्य पदार्थ जो नष्ट ना हो। कुल मिला के अगर हम पूरे सेंटेंस में लिखें तो हम लिखेंगे ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। लंबे समय तक आप क्या चीज़ें सुरक्षित रखेंगे, आपके घर किन किन की चीज़ों का स्टोरेज किया जाता है लंबे समय में अगर बात करें तो लंबे समय में हम अनाज रखते हैं, दाल रखते हैं। और घरों पर क्या होता है, मम्मी दादी ये सब क्या बना के रखती हैं, अचार और सिरका, ये सारे जो है जैम, ये सब क्या होते हैं, मुरब्बा हो गया, इनको स्टोर करके काफ़ी समय तक रखा जा सकता है। तो कुल मिला के क्या कहा गया कि ये जो अनश्वर भोज्य पदार्थ है इसमें हम किसे किसे रखेंगे, अनाज को रखेंगे। अनाज में जैसे क्या है, गेहूँ, चावल, मक्का, जितने भी अनाज हैं उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। आगे है क्या, अनाज के बाद है अचार, अचार है आपका, अनाज के बाद अचार है, अचार भी आप लंबे समय तक रख सकते हैं। और दालें, दालें भी आप क्या करेंगे, लंबे समय तक रख सकते हैं, उसे स्टोर करके साल 2 साल के लिए आप रख सकते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ क्या हैं, अनश्वर की श्रेणी में आते हैं, जो शीघ्र नष्ट होने वाले ना हो। तो अगर हम नश्वरता के आधार पर भोजन को बांटें तो नश्वरता के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा। एक है नश्वर भोज्य पदार्थ, दूसरा है अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ और तीसरा है हमारा अनश्वर भोज्य पदार्थ। और हम नश्वर भोज्य पदार्थ में हमने बताया कि जो शीघ्र नष्ट हो जाए वो नश्वर भोज्य पदार्थ है। जैसे हमारा मिल्क प्रोडक्ट हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मांस, मीट, ये सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। अंडे हो गए, ये सब भी क्या होते हैं, खराब होने वाले हैं। अगर हम अर्धनश्वर की बात करें, अर्धनश्वर का मतलब ये थोड़ा समय के लिए चलेगा,
बहुत समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन सप्ताह महीने भर इसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती है, जैसे आटा हो गया, सूजी, बेसन, मूंगफली, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, महीने 2 महीने आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो मिठाइयाँ भी हैं, मिठाइयों का भी प्रयोग क्या कर सकते हैं आप, हफ्ते महीने भर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि ये जो अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ है, ये क्या होता है, कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे बात करते हैं अनश्वर भोज्य पदार्थ की। तो अनश्वर भोज्य पदार्थ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, जो भी अनाज है वो सारे क्या होते हैं, उसे हम लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। दालें हो गया, दालों में विभिन्न प्रकार की दालें हैं, उसका भी आप क्या कर सकते हैं, उसे भी साल 2 साल आराम से खा पी सकते हैं, वो खराब होने वाली चीज़ नहीं है, सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके बाद है अचार। अचार तो क्या होता है, महीनों सालों 2 साल 3 साल तक चलता है, वो भी खराब होने वाली चीज़ नहीं होती है। तो कुल मिला के नश्वरता के आधार पे हमने कितने भागों में बांट करके देखा, 3 भागों में बांट करके देखा। अब आगे बात करते हैं उद्गम के आधार पर। अगर हम आगे बात करें तो हमारा चौथे नंबर पे क्या था, उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। उद्गम के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो उद्गम के आधार पर हम इसे अगर बांटें तो कितने भागों में बांट सकते हैं। उद्गम के आधार पर इसे हम मुख्यतः 2 भागों में बांटेंगे। उद्गम के आधार पे भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ कहाँ से उद्गम इसका किया जा सकता है। तो इसे हम बताएं तो एक है हमारा प्राणिज जगत, दूसरा है वनस्पति जगत। उद्गम के आधार पर अगर हम बताएं, उत्पन्न होने के आधार पे भोज्य पदार्थ को उत्पन्न कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, तो इसके आधार पर हम 2 भागों में इसे बांट सकते हैं। एक है हमारा प्राणिज जगत एक है प्राणिज जगत, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं जंतु जगत, जिसे हम कह सकते हैं जंतु जगत, यानी जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। आगे है वनस्पति भोज्य पदार्थ। वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ। उद्गम के आधार पे 2 भागों में भोज्य पदार्थों को बांटा गया। पहला है प्राणिज आधार पर, यानी कि जीव जंतुओं से कौन कौन से किस तरीके से भोजन प्राप्त हो रहे थे। और इसके बाद है दूसरे नंबर पर वनस्पति भोज्य पदार्थ। वनस्पति भोज्य पदार्थ में क्या है, वनस्पति भोज्य पदार्थ की अगर बात करें तो जो हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है जी, वही क्या है, वनस्पति भोज्य पदार्थ है, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सारे क्या हैं, ये हमारे जो है वनस्पति भोज्य पदार्थ में आते हैं। अगर हम इसकी बात करें अनाज की, ये भी क्या है, वनस्पति भोज्य पदार्थ का है। आगे हम बात करते हैं दालें भी वनस्पति की हैं। इसके बाद हरी सब्जी है, हरी सब्जियां हैं, ये भी क्या हो रहे हैं, वनस्पति जगत से मिल रहे हैं।
साथ ही हरी सब्जियों के बाद जो भी जमीन वाली सब्जियां हैं, जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाली, जमीन के अंदर से वो सब क्या है, अंदर से प्राप्त होने वाली सब्जियां। कुल मिला के जैसे कह सकते हैं आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, सूरन है, होने वाली सब्जियां, ये सब क्या है, ये सब जो है सब वनस्पति जगत से प्राप्त हो रही है, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। इसके बाद क्या है, फल है, ये भी क्या है, वनस्पति जगत का सोर्स है। कहने का मतलब वनस्पति जगत में पेड़ पौधों से प्राप्त जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं भोजन के रूप में, वो सब क्या है, वनस्पति सोर्स से प्राप्त है। जबकि अगर हम बात करें प्राणिज जगत की, प्राणिज जगत में हम प्राणियों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को रखेंगे। जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट में हम दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, घी, मक्खन सब रख सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध हो गया, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, इसके बाद मांस मछली, अंडा, ये सब क्या है, ये प्राणियों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पे, उद्गम के आधार पे देखा जाए तो हमने इसे दो भागों में बांटा, एक प्राणिज जगत के आधार पे, दूसरा वनस्पति जगत के आधार पे। तो प्राणिज जगत के आधार पे हमने देखा मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, उसके बाद मांस, मछली, अंडे, ये सारे जितने भी प्राणियों से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं, प्राणिज भोज्य पदार्थों के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया उद्गम के आधार पे, प्राप्त कहाँ कहाँ से हो रहा है, कहाँ कहाँ से भोज्य पदार्थों का उद्गम हो रहा है, ये जो है उत्पन्न किए जा रहे हैं। उन भोज्य पदार्थों में हमने दो तरीके से देखा, एक जंतु जगत से, दूसरा वनस्पति जगत से। अब हम बात करते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। लास्ट में हमारा कौन सा है, 5वें नंबर पर, रासायनिक भोज्य पदार्थों के आधार पर। 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो ये है रासायनिक भोज्य पदार्थों के आधार पर, रासायनिक भोज्य पदार्थों के आधार पर, रासायनिक भोज्य पदार्थों के आधार पर हम कितने भागों में इसे बांट सकते हैं, तो रासायनिक भोज्य पदार्थों के अगर हम बात करें तो इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। यानी दो तरीके के भोज्य पदार्थ होते हैं। अगर हम रासायनिक आधार पर देखें तो भोजन को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, एक है कार्बनिक भोज्य पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। पहले नंबर पे है कार्बनिक भोज्य पदार्थ। भोजन को अगर हम बांटे तो पहला है कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक भोज्य पदार्थ, और दूसरा है हमारा अकार्बनिक भोज्य पदार्थ, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अब हम बात करते हैं कि किसे हम कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहें और किसे हम अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कहें। तो कार्बनिक भोज्य पदार्थ मुख्यतः वे भोज्य पदार्थ हैं जिसके नष्ट होने से, जिसके जलने से, जिसके समाप्त होने से कोई भी जो है अवशेष
ना बचता हो वही क्या है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। जिसके नष्ट होने से, जिसके जलने से कोई अवशेष या कोई राख या कोई जो है अवशिष्ट ना बचे, वही क्या है, वही कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। तो कहने का मतलब कार्बनिक भोज्य पदार्थों में हम किन किन भोज्य पदार्थों को रखेंगे, तो इनमें जो है 3 मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। कौन कौन से, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है। कार्बनिक और अकार्बनिक ये क्या होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला होता है कि किसे हम जो है कार्बनिक के अंतर्गत रखें और किसे अकार्बनिक के अंतर्गत रखें। तो कार्बनिक के अंतर्गत हम रखते हैं, प्रोटीन को रखते हैं, प्रोटीन है, कार्बोज है, प्रोटीन, कार्बोज, वसा। प्रोटीन, कार्बोज, वसा ये क्या है, ये हमारे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। और साथ ही साथ इसमें हम गैसें भी रख सकते हैं और इसमें विटामिन्स भी रख सकते हैं। विटामिन भी हो सकता है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें हैं, हाइड्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, O2 और H2, ये सब क्या हैं, ये गैसें हैं। इसको भी क्या कर सकते हैं, हम कार्बनिक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत रख सकते हैं। जिसके नष्ट होने से क्या होता है, कोई भी अवशेष नहीं बचता है। इसकी क्या विशेषता है, इसमें कोई अवशेष नहीं बचता है। नष्ट होने के बाद या जल जाने के बाद, जलने के बाद कोई अवशेष, कोई शेष नहीं बचता है या अवशेष नहीं बचता है, कोई अवशेष नहीं बचता। किसमें, कार्बनिक में कोई अवशेष नहीं बचता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और जितने भी पोषक तत्वों के हमने बताया था, 5 जो मुख्य थे, एक 6वें को जल बताया था, तो उन 5 मुख्य पोषक तत्वों में अगर हम बात करें तो 4 को यहाँ शामिल कर लिया गया है, प्रोटीन को, कार्बोज को, वसा को, विटामिन को। ये सारे क्या हैं, ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। एक हमारा बच रहा है खनिज जो है, जिसे हम मिनरल कह रहे हैं। मिनरल की बात करें तो हम इसे रखते हैं अकार्बनिक के अंतर्गत, क्योंकि मिनरल को जलाने के बाद, मिनरल को समाप्त करने के बाद उसमें अवशेष बच जाता है, कुछ राख बच जाती है। तो इस तरीके से अगर कुछ अवशेष बच रहा है तो उसे हम अकार्बनिक के अंतर्गत रखते हैं। और इस श्रेणी में कौन सा भोज्य पदार्थ आ रहा है, तो इसमें जो मिनरल्स है उसे ही हम अकार्बनिक के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके नष्ट होने के बाद, उन्हें जलाने के बाद अवशेष के रूप में राख बचती है, तो उन भोज्य पदार्थों को क्या करेंगे, हम अकार्बनिक के अंतर्गत रखेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें जलाने के बाद क्या हो, अवशेष बच जाए, अवशेष बचता है, वही क्या है, वही अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है। और ऐसे में हम अकार्बनिक के अंतर्गत किस पोषक तत्व को रखेंगे, ओनली खनिज ही ऐसा एकमात्र पोषक तत्व है जो कि अकार्बनिक है। यही एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो कि अकार्बनिक है।
अकार्बनिक है तो इसे हम कह सकते हैं कि इसे जलाने के बाद जो अवशेष बचता है वो ऐश होता है, यानी राख होती है। अगर आप जो है अकार्बनिक पदार्थ यानी कि आप खनिज को जला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ अवशेष बच जाएगा राख के रूप में, ऐश के रूप में। तो कहने का मतलब हमने 5 आधार देखे, कौन कौन सा? भोजन को हमने 5 आधारों पे बांटा। एक हमने बांटा पोषक तत्व के आधार पर, जिसमें हमने 6 पोषक तत्व आपको बताए: प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज, विटामिन और जल। दूसरा हमने कार्य के आधार पर देखा कि भोजन के कार्य कितने हैं, तो हमने बताया वृद्धि विकास का कार्य भोजन कर रहा है। इसके बाद भोजन जो है शरीर को सुरक्षा देने का काम कर रहा है, ऊर्जा देने का काम कर रहा है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहा है, नियंत्रण नियमन का काम कर रहा है और ताप प्रदान करने का काम कर रहा है। इसके बाद हमने तीसरे नंबर पर देखा नश्वरता के आधार पर। तो नश्वरता के आधार पर हमने बताया कि ये 3 प्रकार से थे। एक था नश्वर, दूसरा था अर्धनश्वर, तीसरा था अनश्वर। नश्वर में वो भोज्य पदार्थ थे जिन्हें जल्दी से ही यूज कर लिया जाना चाहिए, यानी प्रयोग कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थों में हमने देखा कि मिल्क प्रोडक्ट थे, मांस मछलियाँ थी, हरी सब्जियाँ थी, फल आदि को हम जो है नश्वर की श्रेणी में रख रहे थे, क्योंकि इनका प्रयोग क्या होता है, हम लंबे समय के लिए नहीं कर सकते हैं। दूसरा था अर्धनश्वर। अर्धनश्वर में हम ऐसे भोज्य तत्वों को रख रहे थे जिन्हें हम सप्ताह भर, महीने भर हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके श्रेणी में हमने रखा सूजी है, बेसन है, आटा है, इसके बाद में मूंगफली है। ये सारे जो चीज़ें थी इनको हमने अर्धनश्वर की श्रेणी में रखा। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, महीनों भर कर सकते हैं, सप्ताह भर जो है, महीनों भर इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे हमने बात करी अनश्वर के बारे में। तो अनश्वर भोज्य पदार्थ वे भोज्य पदार्थ थे जिन्हें हम क्या करते हैं, लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जो नष्ट जल्दी नहीं होते हैं, उनका प्रयोग हम लंबे समय के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी श्रेणी में हमने रखा अनाज को रखा, दाल को रखा, अचार आदि को रखा। ये सारे क्या थे, अनश्वर की श्रेणी में आ रहे थे। उसके बाद हमने बांटा उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पे हमने भोज्य तत्वों को, भोजन को जो है कहाँ कहाँ से उद्गम हो रहा है, इसको हमने 2 भागों में बताया। एक है प्राणिज जगत से इसका उद्गम होता है, जो हम भोजन लेते हैं। दूसरा वनस्पति जगत से। प्राणिज जगत से अगर हम बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध प्रोडक्ट यानी मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध, दही, छाछ, मट्ठा, पनीर, घी, मक्खन, ये सारे क्या थे, ये प्राणिज भोज्य पदार्थ थे। आगे हम बात करें वनस्पति भोज्य पदार्थ में, तो वनस्पति भोज्य पदार्थ में हमने देखा हरी सब्जियां थी, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जितनी भी खाद्य पदार्थ थे उन्हें हमने वनस्पति जगत में रखा, यानी वनस्पति भोज्य पदार्थों के अंतर्गत रखा, जिसमें दालें हैं, अनाज है, हरी सब्जियां हैं, फल फूल हैं। ये सारे जो है हमारे क्या थे, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ थे। लास्ट में हमने बात करी रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर भोजन को हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक है कार्बनिक भोज्य पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ में हमने देखा कि अकार्बनिक वे तत्व हैं, यानी अकार्बनिक भोज्य पदार्थों में हम उन भोज्य पदार्थों को रखेंगे जो कि नष्ट होने के बाद, जिन्हें अगर जलाया जा रहा है, यानी शरीर में उसका अवशोषण हो रहा है, तो उसके द्वारा जो है कोई भी अवशेष बचता नहीं है। तो उन भोज्य पदार्थों को हमने कार्बनिक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत रखा। कार्बनिक भोज्य पदार्थों में कौन कौन भोज्य पदार्थ थे, तो इसमें बताया गया प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, विटामिन्स है, और जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार के जितने भी गैसें हैं इनको भी हमने क्या किया था, कार्बनिक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत रखा था। आगे हम बात करते हैं अकार्बनिक के अंतर्गत। अकार्बनिक में ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें जलाने के बाद, जिन्हें जो है नष्ट करने के बाद अवशेष बच जाए,
यानी कि कुछ अवशिष्ट के रूप में बच जाए तो ऐसे भोज्य पदार्थों को अकार्बनिक के अंतर्गत रखा जाता है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। तो अकार्बनिक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत सिर्फ एकमात्र है जो है खनिज। खनिज को ही हम क्या करते हैं, खनिज को ही हम अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। खनिज लवण ही एकमात्र ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसे हम अकार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। और खनिज को नष्ट करने के बाद, जलाने के बाद उसे अवशेष के रूप में क्या प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है, ऐश जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से हमने भोजन का वर्गीकरण देखा कि भोजन के कितने भागों में भोजन को बांटा जा सकता है, जिसमें हमने 5 आधार देख लिए। अब हम कल आगे बात करेंगे कि ICMR के अनुसार भोज्य समूहों को कितने भागों में बांटा गया है, स्वामीनाथन के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, भोज्य समूहों के आधार पे इसे कितने भागों में बांटा गया है। इन सब को जो है हम कल के क्लास में देखेंगे। और स्वामीनाथन के अनुसार अक्सर क्वेश्चन हमारे बनते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कितने भागों में उन्होंने बांटा है, तो इन्होंने 11 भागों में बांटा है, आपको पता भी होगा। तो इन सब जो है इन भोज्य पदार्थों को किसने कितने रूपों में बांटा है, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करने वाले हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें आपको नज़र आए, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। नोट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए जो है वो लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से हम कल की क्लास में भोज्य पदार्थों को कितने समूहों में किसने कितना बांटा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।